2005 में हुए बीएसपी विधायक राजू पाल मर्डर केस के मुख्य गवाह उमेश पाल की 24 फरवरी को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। इसके एक दिन बाद 25 फरवरी को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में खुलकर कहा था कि इस हाउस में कह रहा हूं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। इस बयान के 50 दिन के भीतर बीते गुरुवार को माफिया अतीक अहमद के बेटे असद अहमद और शूटर गुलाम मोहम्मद के एनकाउंटर ने सीएम योगी आदित्यनाथ के शब्द पर मोहर लगा दी। उमेश पाल हत्याकांड के आरोपियों पर हुई कार्यवाही में अब तक 4 शूटर्स मारे जा चुके हैं। इनमें अरबाज विजय कुमार उर्फ उस्मान चौधरी, असद अहमद और गुलाम मोहम्मद के नाम शामिल हैं। वहीं यूपी पुलिस की टीमें गुड्डू मुस्लिम, साबिर और अरमान को तलाश करने में पूरा जोर लगा रही हैं। 25 फरवरी को विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई थी कि विपक्ष की समाजवादी पार्टी ने उमेश पाल हत्याकांड को लेकर योगी सरकार में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए। इसके जवाब में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अपराध पर सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्यवाही के नतीजे जल्द सबके सामने आएंगे। योगी ने कहा था कि इस हाउस में कह रहा हूं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। जितने माफिया हैं उनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। 50 दिनों के भीतर ही उमेश पाल हत्याकांड में शामिल 5 से 4 लोगों को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। अतीक अहमद ने कहा था कि हम सरकार से कहना चाहते हैं कि बिल्कुल मिट्टी में मिल गए हैं, अब हमारी औरतों और बच्चों को परेशान न करें। पुलिस के एनकाउंटर पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अपराधियों के लिए संदेश है, ये नए भारत का नया यूपी है। ब्यूरो रिपोर्ट जीएम। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और पीयूष गोयल के कार्यालय के ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी के मध्यावधि निलंबन से मोदी सरकार में विवाद खड़ा हो गया है। क्या है विवाद, देखते हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और पीयूष गोयल के कार्यालय की ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी के मध्यावधि निलंबन से मोदी सरकार में विवाद खड़ा हो गया है। देवांश शाह को 16 सितंबर 2019 को स्मृति ईरानी का ओएसडी नियुक्त किया गया था। मूल रूप से गुजरात के देवांश शाह को 5 साल के लिए नियुक्त किया गया था, लेकिन कार्यालय समाप्त होने से पहले ही उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। इसी तरह पीयूष गोयल के ओएसडी अनुज गुप्ता को भी कार्यालय से पहले हटा दिया गया है। लोकसभा चुनाव से 1 साल पहले ही पीयूष गोयल और स्मृति ईरानी के ओएसडी को अचानक बर्खास्त करने के फैसले ने एक बहस छेड़ दी है कि क्या दोनों ने कुछ गलत किया है। दोनों को हटाने की आधिकारिक आदेश की मंगलवार देर रात घोषणा की गई। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों को पूर्वव्यापी प्रभाव से हटा दिया गया है। देवांश शाह की बर्खास्तगी का आदेश 31 जनवरी 2023 से मान्य होगा, जबकि अनुज गुप्ता की बर्खास्तगी का आदेश 7 मार्च 2023 से मान्य हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट जीएसटीवी। बीजेपी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए 189 और 23 उम्मीदवारों की 2 लिस्ट जारी की और पार्टी में संतोष सामने आ गया है। 2 बड़े कर्नाटक बीजेपी के नेता सिट्टार के अलावा ईश्वरप्पा और साउदी का नाम भी दूसरी सूची में नहीं है। क्या होगा बीजेपी कर्नाटक का नया समीकरण? कैसे नाराज नेतागण को मनाएगा बीजेपी? क्या है बीजेपी का एक्शन प्लान? आइए देखते हैं। बीजेपी ने कर्नाटका विधानसभा चुनाव के लिए 189 और 23 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की और पार्टी में असंतोष सामने आ गया। 2 बड़े कर्नाटक बीजेपी के नेता शेट्टार के अलावा ईश्वरप्पा और साउदी का नाम भी दूसरी सूची में नहीं है। उपचुनाव में भी पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार का नाम नहीं होने से खफा शेट्टार ने लड़ने का ऐलान कर दिया है। शेट्टार के अलावा 2 पूर्व उप मुख्यमंत्री ईश्वरप्पा और लक्ष्मण साउदी के नाम भी सूची में नहीं है। ईश्वरप्पा ने खुद स्वीकार किया है कि वह चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन साउदी परेशान है। इसके अलावा मनोरंजन मंत्री एस अंगारा, विधायक रघुपति भट्ट और आर शंकर भी विद्रोह के मूड में है। साउदी ने बीजेपी से इस्तीफा देकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। भाजपा ने शेट्टार, साउदी और ईश्वरप्पा से यह घोषणा करने को कहा कि वे चुनाव नहीं लड़ेंगे। ईश्वरप्पा ने इसे स्वीकार कर लिया, लेकिन बाकी दोनों नेताओं ने मना कर दिया। दोनों ने कहा कि वे चुनाव लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। बीजेपी ने दावा किया कि पार्टी शेट्टार को मना लेगी, पर दूसरे नाराज नेताओं का क्या? ब्यूरो रिपोर्ट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है। मोदी सर ने मामले में सूरत कोर्ट में दोषी ठहराए जाने के बाद अब पटना कोर्ट ने उनके खिलाफ इसी मामले में सुनवाई शुरू कर दी है।
इस मामले में 25 अप्रैल का सुनवाई होगा, लेकिन सवाल यह है कि क्या एक अपराध में आरोपी को कई बार सजा सुनवाई जा सकती है? देखते रिपोर्ट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ पटना के एमपी एमएलए कोर्ट में मोदी सरनेम वाले मानहानि के एक और केस की सुनवाई होनी थी। हालांकि राहुल गांधी 25 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। मानहानि के ऐसे ही एक केस में पिछले महीने सूरत कोर्ट ने उन्हें दोषी पाया था। बिहार में राहुल के खिलाफ मानहानि का केस बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने दर्ज कराया है। सुप्रीम कोर्ट में वकील फुजैल खान के मुताबिक भारतीय न्याय व्यवस्था और संविधान के अनुच्छेद 13 के मुताबिक एक आरोप या अपराध में किसी को एक ही बार सजा सुनाई जा सकती है, लेकिन आपराधिक मामलों के विशेषज्ञ वकील सुशील टेकरीवाला के विचार इनके उलट हैं। टेकरीवाल के मुताबिक पटना की कोर्ट इस मामले में सूरत कोर्ट के फैसले के बावजूद ट्रायल का आदेश दे सकती है। राहुल गांधी ने कर्नाटक में 13 अप्रैल 2019 को चुनावी रैली में कहा था कि नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों है, सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने उद्धव के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के नेताओं के विरोधाभासी बयानों पर शरद पवार ने नाराजगी जताई है। किस नेता के साथ पवार ने की मंत्रणा, कौन से मुद्दे पर भाजपा को चुनौती देंगे पवार, देखते हैं अंदर की बात में। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे से नाराजगी जताते हुए कहा है कि गठबंधन के तीनों दलों के नेताओं को हर मुद्दे पर एक मत व्यक्त करना चाहिए। मुंबई में पवार के आवास पर उद्धव ठाकरे के साथ हुई बैठक में इस नाराजगी को जाहिर करते हुए पवार ने इस बात पर भी जोर दिया कि राज्य में होने वाली महाविकास अघाड़ी रैलियों में तीनों पार्टियों के नेताओं को शामिल होना चाहिए। पवार की नाराजगी के बाद शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि उद्धव पवार की राय से सहमत हैं। उद्धव ने नेताओं को हिदायत दी है कि वे अपने विचारों के सार्वजनिक तौर पर प्रसारित न करें। भाजपा को हराने के लिए चर्चा की जरूरत पर जोर देते हुए राउत ने कहा कि छोटे छोटे मुद्दों पर मतभेद होना ठीक नहीं है। अदानी समूह और सावरकर मुद्दे पर महाविकास अघाड़ी नेताओं के अलग अलग बयानों से भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। हमेशा से ही बॉलीवुड पर नेपोटिज्म का आरोप लगता आया है। अक्सर लोगों को कहते सुना जाता है कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म है, यहाँ स्टार किड्स को आसानी से मौके मिल जाते हैं, वही जिनको बॉलीवुड में कोई गॉडफादर नहीं है वो संघर्ष करते रह जाते हैं। ये तो हुई बॉलीवुड की बात, पर क्या साउथ इंडस्ट्री में भी नेपोटिज्म है? ये 6 परिवार ही चला रहे हैं पूरी साउथ इंडस्ट्रीज, देखते इस रिपोर्ट में। हमेशा से ही बॉलीवुड पर नेपोटिज्म का आरोप लगता आया है। अक्सर लोगों को कहते सुना जाता है कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म है। नेपोटिज्म सिर्फ बॉलीवुड में ही नहीं, साउथ सिनेमा में भी है, लेकिन वहाँ इसकी बात नहीं होती है। साउथ सिनेमा के टॉप स्टार्स इन्हीं परिवारों का हिस्सा हैं। अंदर की बात में 6 परिवार के बारे में जानेंगे जिनकी फैमिली नेपोटिज्म में है। साउथ सिनेमा के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन अपनी परिवार की तीसरी पीढ़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। एक्टर चिरंजीवी के बेटे रामचरण का स्टारडम लोगों के सिर चढ़कर बोलता है। वो इंडस्ट्री के हाईएस्ट पेड एक्टर में से एक हैं। हिंदी सिनेमा से लेकर साउथ सिनेमा तक रजनीकांत का बोलबाला है। उनकी बेटियां और दामाद धनुष भी साउथ में छाए हुए हैं। राणा दग्गुबाती भी साउथ सिनेमा के इसी बड़ी फैमिली का हिस्सा हैं। अक्किनेनी नागार्जुन ने भी साउथ सिनेमा में खूब नाम कमाया। कमल हसन अभिनेता से नेता बन चुके हैं। वो कई साल से एक्टिंग की दुनिया के किंग बने हुए हैं। बात रही नेपोटिज्म की, तो वो हर जगह है। डॉक्टर अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहता है, इंजीनियर अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहता है, तो फिर एक्टर अपने बेटे को एक्टर बनाने की क्यों नहीं सोच सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। अब तक चांद पर जमीनें खरीदी की गई है। आने वाले सालों में वहां इमारतें भी बनाई जाने लगेंगी। चीन जल्द से जल्द वहां ठिकाना बनाना चाहता है। चीन का प्लान है कि वह अगले 5 सालों में चांद की मिट्टी का इस्तेमाल करके लूनर बेस बनाएगा। देखते हैं अंदर की बात का स्पेशल रिपोर्ट। चीन के स्थानीय मीडिया के मुताबिक 100 से ज्यादा चीनी वैज्ञानिकों और स्पेस कॉन्ट्रैक्टरों ने हाल ही में वुहान में एक कॉन्फ्रेंस की, जिसमें आने वाले मिशनों के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही चांद पर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के तरीकों पर भी चर्चा की गई।
रिपोर्ट के मुताबिक एक टीम चांद की मिट्टी से ईंट बनाने के लिए चाइनीज सुपर मैनसन्स नाम का एक रोबोट डिजाइन कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक इतने कम समय में इस लक्ष्य को पाने में मुश्किलें आएगी, जैसे वहां पानी का न होना, ग्रेविटी कम होना, चांद पर बार बार भूकंप आना और भयंकर कॉस्मिक रेडिएशन होना। फिर भी उनका मानना है कि लंबे समय तक लूनर एक्सप्लोरेशन करने के लिए चांद पर हैबिटेट जरूरी है और निश्चित रूप से भविष्य में इस बात का एहसास होगा। उनका कहना है कि हम पहली ईंट चांद की असली मिट्टी से ही बनाएंगे और चांद पर ही बनाएंगे। इसके अलावा चीन का लक्ष्य है कि वहां 2025 के आसपास एक मिशन के जरिए चांद के सबसे दुर्गम हिस्से में मिट्टी का पहला सैंपल लेकर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।